अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास साउंड के बारे में है। नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं हम, जो कि साउंड के मुतालिक होगा। तो देखेंगे साउंड क्या है, स्पीड ऑफ साउंड कैसे निकाली जा सकती है। दो तरीके हम इसमें देखेंगे। डायमेंशन एनालिसिस की मदद से इसका टूल बनता है या नहीं बन पाता। मैकेनिकल एनालिसिस देखेंगे। फिर हम देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड जब गैस में देखी जाती है तो क्या टूल इस्तेमाल किया जाता है, क्या फार्मूला होता है। फिर हम देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड जब सॉलिड में होती है तो तब उसके लिए टूल क्या इस्तेमाल किया जाता है। ठीक होगी जनाब। तो ये आज की हमारी आउटलाइन है। शुरू करते हैं सबसे पहले साउंड से। तो साउंड को अगर हम समझें तो बुनियादी तौर पे लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, जो भी किसी मीडियम में होगी तो वो साउंड है एक तरह से। आप कहेंगे, अगर हम इसका थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन बनाना चाहें तो आप कहेंगे इंजीनियरिंग या फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जो स्टडी ऑफ साउंड को डील करती है, साउंड वेव्स को डील करती है, वो एक्यूस्टिक कहलाती है। ठीक है। तो आपके पास चूंकि आप सिंपल साइनोसाइडल वेव कह लें तो आप समझेंगे इनके पास फ्रीक्वेंसी भी है, एम्पलीट्यूड भी है और वेवलेंथ भी है। अब जो ह्यूमन ईयर है, इंसान जो है वो 20 से 20 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसको वो सुन सकता है। उसके ईयर ड्रम उसके लिए सेंसिटिव है, तो इसे हम ऑडियोएबल रेंज बोलते हैं। मगर आप साउंड के लिए टर्म्स अल्ट्रासोनिक भी बोलते हैं, आप इंफ्रासोनिक भी बोलते हैं। यानी इस 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की जो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड होगी वो क्या कहलाएगी, अल्ट्रासोनिक। और 20 हर्ट्ज से नीचे वाली जो आपके पास साउंड वेव होगी वो क्या कहलाएगी, इंफ्रासोनिक, जो ह्यूमन यानी कैपेसिटी से अलग हो जाती है। तो ये एक बेसिक सी इन्फो थी। अब हमने, चूंकि बेसिक तो हमारा टॉपिक स्पीड ऑफ साउंड का है, तो आप किसी भी मैकेनिकल वेव को जब स्टडी करते हो, चाहे वो ट्रांसफर हो, लॉन्गिट्यूडनल हो, तो हम कहते हैं उसकी स्पीड डिपेंड करती है इनर्शियल प्रॉपर्टी पे, जो कि काइनेटिक एनर्जी का बायस बनता है, और इलास्टिक प्रॉपर्टी पे, जो कि पोटेंशियल एनर्जी का बायस बनता है। यानी टोटल एनर्जी देखें तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ही होगी ना। तो जब आप मैकेनिकल वेव देखेंगे तो उसमें जो की फैक्टर होंगे एनर्जी के लिहाज से, वो उसकी इनर्शियल प्रॉपर्टीज और इलास्टिक प्रॉपर्टीज होंगी। बात समझ आ गई। तो अब आपने समझना, इनर्शियल प्रॉपर्टीज किस वाली एनर्जी को डील करती हैं, काइनेटिक एनर्जी को, और इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम किसको डील करती हैं, पोटेंशियल एनर्जी को। अब चूंकि हम लॉन्गिट्यूडनल वेव पे चल रहे हैं, मीडियम भी एयर हम लेंगे, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी को हम प्रेशर के साथ रिलेट करेंगे और इनर्शियल प्रॉपर्टी को डेंसिटी के साथ रिलेट करेंगे। ठीक है। तो अब आपके पास ये एक बेसिक सा कंसेप्ट आ गया कि जब हमने स्पीड ऑफ साउंड को स्टडी करना है तो आपके पास इनर्शियल प्रॉपर्टी वाली रोल जो है वो डेंसिटी प्ले करेगी और इलास्टिक प्रॉपर्टी वाला रोल प्रेशर डील करेगा। तो डायमेंशन एनालिसिस देखते हैं। हमने तय कर लिया स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है डेंसिटी पे और इलास्टिक मॉडुलस पे। हम कह सकते हैं कि v प्रोपोर्शनल है किसके, रो डेंसिटी है, और इसको हमने पावर दे दी a। मुझे नहीं पता इसकी पावर कितनी है, फिर वक्त मैंने a डिफाइन कर दी, और इलास्टिक मॉडुलस मैंने e कह दिया, और ये पावर b के। ना मुझे पता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ना मुझे पता है कि इनकी पावरें क्या है। मैंने बस टूल बना दिया कि v आपके पास प्रोपोर्शनल होगा रो की पावर a और e की पावर b पे। अब चूंकि मुझे इक्वेशन लेनी है, आपने होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाना है, तो v बराबर आ जाएगा कांस्टेंट रो की पावर a और e की पावर b, यानी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होने से प्रोपोर्शनैलिटी इक्वल हो गई। तो अब आप दोनों तरफ डायमेंशन लिख दो। लेफ्ट साइड पे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की डायमेंशन लिख दी, इधर आपके पास डेंसिटी है तो डेंसिटी की डायमेंशन लिख दी, फिर आपके पास इलास्टिक मॉडुलस है तो आपने उसकी डायमेंशन लिख दी। अब पावरें ओपन कर देंगे, हर फैक्टर के साथ पावर हो जाएगी, फिर पावर जहां जहां एम आ रहा है उसकी पावर इकट्ठी करके लिख दी, एल की पावर इकट्ठी करके लिख दी और टी की पावर इकट्ठी करके लिख दी। इधर तो है ही एल और टी अलग अलग। अब आप जब कंपेयर करोगे तो एल की पावर इधर 1, इधर एल की पावर -3a -b, इक्वेशन के दरमियान में इक्वल लगा हुआ है, तो ये पावर अब आपके पास बराबर होनी चाहिए। यानी -3a -b बराबर होना चाहिए 1 के। इसी तरीके से t बराबर है -1 के, यहाँ पे t बराबर है -2b के, तो -2b को लाजमी -1 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो b बराबर आ जाएगा किसके, 1/2 के। अब यहां से मैस, इधर आपके पास मैस नहीं है तो m की वैल्यू 0 हो गई,
तो अब यहाँ पे m की पावर a प्लस b है, तो आप कहोगे a प्लस b को लाजमी 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा माइनस b के, तो आप लिख पाओगे a बराबर आ जाएगा -1/2 के, क्योंकि मुझे पता है b कितना है 1/2, b की वैल्यू प्लेस करो तो a बराबर आ जाएगा किसके, -1/2 के। क्या अब आपके पास b की वैल्यू है, क्या अब आपके पास a की वैल्यू है? दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं, तो आप लिख सकते हो v बराबर आ जाएगा रो की पावर -1/2 e की पावर 1/2, इकट्ठा करके लिखें तो आपके पास e बाई रोस के रूट में आ जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन आया, ये इससे हमारा आंसर सही नहीं आता। कैसे? अगर आप 20 सेल्सियस पे देखो तो स्पीड 289 बनती है, जबकि प्रैक्टिकल करो तो 343 बनती है। इससे नतीजा क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम कहेंगे डायमेंशन एनालिसिस आपको सिर्फ फंक्शनल डिपेंडेंस बताती है कि किस किस वेरिएबल पे डिपेंड करता है, वो ये नहीं बताती कि इसमें जो कांस्टेंट आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, उसके लिए वो अनेबल है, वो नहीं बता सकती। ठीक होगी बात? तो ये जनाब हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस की मदद से हमने एक टूल डिफाइन किया। अब जनाब क्या है, मैकेनिकल एनालिसिस से देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड कैसे पता चलेगी। अब इसमें ना मैंने सिंगल कंप्रेशनल पल्स देखी है, यानी मैंने पूरी वेव नहीं ली, मैंने सिर्फ क्या ली है, एक पल्स ली है जो कि ट्रेवल कर रही है किसी ट्यूब के अंदर से। हम कह देते हैं इसकी स्पीड कितनी है, v है, यानी वेव स्पीड बता दी। आपके पास आप कहोगे कि इसकी विड्थ L है, जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं, और आपके पास प्रेशर इंक्रीज डेल्टा पी है, यानी इसकी वजह से जो प्रेशर में बदलाव आएगा वो डेल्टा पी आएगा। अब आप ट्यूब का अगला हिस्सा देखो, यहाँ की लेंथ L0, यहाँ का सरफेस एरिया A, और यहाँ पे जो नॉर्मल आप कह लो कि प्रेशर है P0 कह लो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रेशर जिसे आप कह सकते हो। ठीक है, अब आपने क्या कहा कि जैसे ही पल्स आएगी यहाँ पे पहुंचेगी, इसके इस एंड पे पहुंचेगी। ठीक है, तो आपके पास इसकी लेंथ L0 है, एरिया A है, प्रेशर P0 है, तो T टाइम के बाद जो पल्स है वो आपके पास चलते 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 यहाँ पे L लेंथ पे आ गई। ठीक है, तो इसने इसे कंप्रेस करना है, यहाँ पे जो अब आपका फ्लूइड है यानी जो आपके पास पार्टिकल्स हैं उनको प्रेस करेगी टुवर्ड राइट। समझ गए? तो आप कहोगे कि आपके पास हॉरिजॉन्टल जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनमें जो कंप्रेशनल पल्स है वो किस तरफ एक्ट कर रही है, टुवर्ड राइट। टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी, यहाँ का अपना प्रेशर कितना था P0, बाहर से कितना आया डेल्टा P, तो P0 प्लस डेल्टा P को A से जरब दे दें तो फोर्स का फार्मूला होता है, फोर्स प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया को राइट मूव करो तो प्रेशर से जरब कर देगा, तो ये फोर्स लिखी हुई है। तो टोटल प्रेशर हो गया P0 प्लस डेल्टा P इंटू A, तो ये फोर्स हो गई जो कंप्रेशनल पल्स एक्सर्ट कर रही है किस जानिब, टुवर्ड राइट। अब यहाँ पे जो दूसरी फोर्स है वो क्या है, वो फ्लूइड की है जो कि आने वाली तब्दीली को रोकेगी, तो अल्टीमेटली वो किस जानिब एक्ट करेगी, टुवर्ड लेफ्ट। वो जो बदलाव यहाँ से ये पल्स आ रही थी उसको रोकेगी इस सिमत में। ठीक है, तो वो जो इसके अपना प्रेशर था P0A वही फोर्स लगा सकता है बस। ठीक है, तो अब इसका मतलब लेफ्ट पे लगने वाली लेफ्ट से राइट जो राइट की जानिब फोर्स आ रही है वो इतनी है, और लेफ्ट से जो फोर्स आ रही है वो इतनी है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अब कैसे बचेगी, तो P0 प्लस डेल्टा PA माइनस P0A, तो वो नेट आपकी अब किस तरफ एक्ट करेगी, राइट की जानिब एक्ट करेगी। अब यहां से एक चीज समझनी है कि हमने यहाँ पे पार्टिकल न्यूटन लॉ नहीं लगाया इस एलिमेंट पे, क्यों? क्योंकि ये सारा मटेरियल एक पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं कर रहा, आपके पास वो सब एक जैसे मूव नहीं कर रहे, यानी फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक जैसे मूव नहीं कर रहे, तो हम उन्हें एक एलिमेंट के तौर पे ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल का कंसेप्ट लाना पड़ेगा हमें, तो हम यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिहाज से फोर्स एफ लिख देते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग देख रहे हैं, तो MACM, CM सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आ जाएगा। अब पहले मुझे A की वैल्यू चाहिए यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, तो राइट हैंड जो आपके पास एलिमेंट है सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, हम कह देते हैं -L/2 से L/2 तक, -L/2 तक। ठीक है, तो अब आपके पास हम कहेंगे कि S बराबर होता है VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर के। ठीक हो गया, अब यहां से S किसके बराबर लोगे, फाइनल वैल्यू आपकी कौन सी आ गई, -L/2,
और इनिशियल वैल्यू क्या थी माइनस एल नॉट बाई टू, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप एल नॉट माइनस एल बाई टू आप इसे फिर बदलेंगे तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो एल माइनस एल नॉट बाई टू यानी फाइनल माइनस इनिशियल वाली चेंज ही लिखी आपने, तो माइनस डेल्टा एल बाई टू आ जाएगा। तो एस की वैल्यू पता लग गई, इनिशियल वेलोसिटी आपने जीरो ले ली, इस जगह आए तो वी आई जीरो है तो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा, एस की जगह माइनस एल बाई टू आ जाएगा। तो अब आपके पास यहां से आप टू टू से काट देंगे तो a बराबर आ जाएगा माइनस एल बाई टी स्केयर के। तो इसका मतलब इस फार्मूले के लिए मुझे a की कीमत मालूम पड़ गई। अब m मैस, तो आप मैस का टूल जानते हैं, डेंसिटी मैस इनटू वॉल्यूम, यानी डेंसिटी को वॉल्यूम से ज़रब दे दो तो मैस हासिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ m की वैल्यू निकालने के लिए डेंसिटी को वॉल्यूम से ज़रब देंगे, तो आप लिखेंगे रो नॉट ए एल नॉट, वॉल्यूम तो समझते हैं ना, उसका सरफेस एरिया a था, लंबाई कितनी थी एल नॉट, तो रो नॉट ए एल नॉट आ गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अब आपके पास m भी है a भी है, दोनों वैल्यूज प्लेस कर दी, m की वैल्यू भी प्लेस कर दी, a की वैल्यू भी प्लेस कर दी। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इस चीज को, तो आप लिखेंगे क्या कि आपके पास एक्सटर्नल फोर्स को डेल्टा पी ए जो हमने निकाली थी कि नेट फोर्स इतनी बचेगी आपकी, तो इसकी वैल्यू प्लेस कर दी क्योंकि आपने अभी प्रूव किया था पीछे। फिर आपकी जो पल्स की वेव है वो v है, तो s इज इक्वल टू वी टी, तो यहां से t निकाला जा सकता है एल नॉट ओवर v, ठीक है, तो जितना डिस्टेंस उसने कवर किया डेट इज एल नॉट। तो अब आप t की ये वैल्यू इक्वेशन 4 के यहाँ पे प्लेस करेंगे जहां पे t स्क्वायर बना हुआ है, तो ये वैल्यू लग गई नीचे एल नॉट बाई वी, आप इसका स्क्वायर ओपन करो, एल नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर बटे के नीचे बटे में ऊपर चला जाएगा। तो यहां से अब आप अरेंज करके लिख सकते हैं कैसे, रो नॉट ए और वी को आपने साइड पे कर लिया तो वी स्क्वायर बाई एल आ गया, तो आपने डेल्टा एल को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। अब आपने क्या किया जनाब, जस्ट इस सारे रिजल्ट को मैंने सादा करके दोबारा नीचे लिख दिया कि डेल्टा पी ए बराबर है किसके, माइनस बाहर है रो नॉट ए डेल्टा एल वी स्क्वायर ओवर एल नॉट आ जाएगा। अब आपने क्या करना है जनाब, अब आप लिखेंगे कि वॉल्यूम ए एल नॉट के बराबर होता है, डेल्टा वॉल्यूम ए डेल्टा एल के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या ए डेल्टा एल दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इस सारे की जगह डेल्टा वी लिखा जा सकता है। तो अब आप इस डेल्टा वी को, अब आपके पास ये चेंज इन प्रेशर है, ये चेंज इन वॉल्यूम आ गया, तो क्या मैं इसे अरेंज करूं कि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, इस सारे को एज अ होल दूसरी तरफ लेके जाऊं, समझ रहे हो, डेल्टा वी बटा वी को एज अ होल दूसरी तरफ लेके गया तो वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, रो नॉट भी दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, तो मैंने तरतीब दे दी वी स्क्वायर की सूरत में लिख दिया। अब आपने ये बल्क मॉडुलस का टूल पढ़ा हुआ है माइनस डेल्टा पी डेल्टा वी बाई वी के तौर पे, तो इसका ना बल्क मॉडुलस की वैल्यू बी लिख दिया, तो यहाँ पे बच गया बी ओवर रो नॉट, तो वेलोसिटी का टूल बन गया P ओवर रो नॉट। बी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्क मॉडुलस को। अब आप जानते हैं कि डाइटोमिक गैसेस में अब आप लिखेंगे कि बीटा बराबर होता है गैमा पी नॉट के, गैमा की वैल्यू 1.4, तो अब आप कहेंगे कि पी नॉट आपके पास इक्विलिब्रियम वाला प्रेशर है, गैमा आपके पास क्या है, एक रेशियो है किस किस की, हीट कैपेसिटीज की, तो ये एक डायमेंशनलेस है, सीपी ओवर सीवी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की रेशियो है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की, जो कि हमें फ्लूइड की थर्मल प्रॉपर्टीज के साथ डील करने से वैल्यू पता चलती है। तो अच्छा जी, तो यहां से क्या पता चला कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम यानी बल्क मॉडुलस यानी इलास्टिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है, ना कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, यानी स्पीड ऑफ साउंड मीडियम पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही। ये जो इक्वेशन 5 बनी है ये आप अप्लाई करेंगे गैसेस और लिक्विड पे, सॉलिड पे नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक होगी बात। उसकी रीजन आगे चल के आपको पता चलती है कि यहाँ पे जो बदलाव होता है गैसेस में और जो आपके पास लिक्विड्स में वो वॉल्यूमेट्रिक होता है, जबकि सॉलिड में ऐसा सीन नहीं होता। तो अभी बारी बारी देखते हैं, तो अब आपके पास हम कहेंगे कि आपके पास ज्यादातर गैसेस तो एयर में ट्रेवल करती, साउंड जो आपके पास एयर में ट्रेवल करती है, तो वो जो इक्वेशन 5 बनी है आप कहेंगे इसमें बल्क मॉडुलस है, ये आपके पास डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, प्रेशर पे। तो अब आप कहेंगे कि ग्रेटर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब उतना आपके पास कंप्रेशन आएगा, तो उतना ज्यादा बल्क मॉडुलस आ जाएगा।
तो डेंसिटी भी अब आपके पास प्रेशर पे डिपेंड करती है, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ऊपर वाला फैक्टर बढ़ाएंगे तो नीचे वाला फैक्टर भी बढ़ेगा, यानी बीटा बढ़ेगा तो रो भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब आपके पास इस रेशो पे ये डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, प्रेशर पे। तो अब आपने सादा सादा बात करूं तो क्या समझाया मैंने कि जब आप स्पीड ऑफ साउंड में होते हैं तो प्रेशर के बदलने से डेंसिटी भी बदलती है। प्रेशर बढ़ेगा यानी बल्क मॉडुलस बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो अब इसका मतलब रेशियो सेम रहेगी। इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड नहीं करती किस पे, प्रेशर पे, ये डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे। अभी ये कैसे साबित करना है वो जरा देखना है। तो बीटा हमने किसके बराबर पढ़ा, गैमा पी के, गैमा पी नॉट। अब आपने डेंसिटी एम ओवर वी पढ़ा हुआ है, वॉल्यूम बटे के नीचे ऊपर चला जाएगा, पी नॉट वी आ जाएगा। आप जानते हैं कि गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, एन की वैल्यू 1 मोल के लिए कंसीडर करें तो पीवी की जगह आरटी लिखा जा सकता है। तो अब आपके गैमा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एम मोलर गैस, मोलर मैस आ गया, आर आपके पास कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होती है। अब आपके पास ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब आपके पास जो स्पीड है वो उसके रूट ऑफ आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, उसके प्रोपोर्शनल है। ठीक होगी बात। तो इसका अंदर टेम्परेचर बदलेगा तो स्पीड ऑफ साउंड में बदलाव आएगा। अब आप जब सॉलिड की बात करते हैं तो हम कहेंगे आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी बार के अंदर किसी रॉड में ट्रेवल करेगी। तो अब सिचुएशन मुख्तलिफ है क्योंकि अब ये लॉन्गिट्यूडनली कंप्रेस्ड हो रही है। ठीक है, तो जबकि आपके पास जो साइड वेज पे वो कंप्रेस नहीं हो सकती, तो हम कहेंगे जो इक्वेशन नंबर 5 बनाई थी अब उसमें यंग मॉडुलस आ जाएगा, यानी कि बल्क मॉडुलस नहीं लेंगे, यंग मॉडुलस आ जाएगा। टूल वही रहेगा कि ऊपर इलास्टिक मॉडुलस, नीचे डेंसिटी। तो ये जनाब हमारे पास आपके स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला था सॉलिड के लिए। तो ये जनाब आज हमने क्या देखा, साउंड को देखा, स्पीड ऑफ साउंड के दो फार्मूले देखे, दो तरीकों से फार्मूला निकाला, डायमेंशन एनालिसिस की मदद से, मैकेनिकल एनालिसिस की मदद से। फिर स्पीड ऑफ साउंड को हमने देखा कि गैसेस के अंदर, लिक्विड के अंदर किस टूल से देखना है, फिर हमने देखा सॉलिड्स के अंदर किस टूल से देखना है। तो ये जनाब आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।